त्रिशंकु स्वर्ग ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयालम भाषा के शीर्षस्थ कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी की चुनिंदा कविताओं का संकलन है, जिसे हिंदी में डॉक्टर अर्शु द्वारा अनुदित किया गया है। डॉक्टर अर्शु का जन्म 15/7/1950 को कालीकट, केरल में हुआ। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनकी शिक्षा MA PhD हिंदी कालीकट विश्वविद्यालय से हुई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अनुवाद, कुछ नमूने कुछ पैमाने आधुनिक वातायन से, साहित्य अनुवाद, संवाद और संवेदना, अनुवाद, अनुभव और अवदान, एक अनुवादक का एल्बम इत्यादि। इन्हें भारत सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल इत्यादि साहित्यिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। नमस्कार। वैली ऑफ वर्ड्स के हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे सामने यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर आरसू, जो कि मलयालम और हिंदी के सुपरिचित साहित्यकार और अनुवादक हैं। और आपकी बहुत सारी आपकी प्रकाशित कृतियां हैं। आधुनिक वातायन से साहित्यानुवाद, संवाद और संवेदना, अनुवाद, अनुभव और अवदान, एक अनुवादक का एल्बम, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास, हिंदी साहित्य सरोकार और साक्षात्कार, मलयालम के महान कथाकार, मलयालम साहित्य परख और पहचान, भारतीय साहित्य आशा और आस्था, भारतीय साहित्य का भाव संसार, हिंदी साहित्य को दक्षिण की दक्षिणा, युग निर्माता, गांधी, साहित्य के आईने में, प्रेमचंद, आधुनिक वातायन से। तो ये जो किताबों की एक लंबी फहरिस्त है डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत इसके लिए तो बधाई देती हूँ। और आपका जन्म हुआ है केरल के कालीकट में, और आर सुरेंद्रन आपका मूल नाम है, और कालीकट विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा पाई है। बाद में वहीं कालीकट विश्वविद्यालय में और केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल में आपने अध्यापन कार्य किया है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर आरसू आपका। और ये जो आरसू, जो डॉक्टर आरसू हो गया है, तो फिर मैंने देखा कि ये आर सुरेंद्रन, इसका शॉर्टकट आपने कर लिया है। तो यही वजह रही। तो बहरहाल मैं पहले एकदम से जब ये नाम पढ़ा मैंने, तो फिर जब मूल नाम आपका पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा, ये इस वजह से ये आरसू हो गया है, आर और सू। तो चलिए, आज हमारे सामने आपकी जो अनुदित कृति है त्रिशंकु स्वर्ग, और ये आपने मूल मलयालम से अनुवाद किया है, और जो कि मलयालम के बहुत बड़े कवि, साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि हैं अक्कितम अच्युतन नंबूदरी जी। तो उनकी कविताओं का ये अनुवाद है हमारे सामने, त्रिशंकु स्वर्ग। तो डॉक्टर साहब, आरसू जी ने इसका अनुवाद किया है। जी 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 डॉक्टर साहब जी। तो इसी किताब के संदर्भ में और अनुवाद के संबंध में हम डॉक्टर आरसू से बातचीत करेंगे आज। तो डॉक्टर आरसू, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो पहले तो हमें इस कवि के बारे में ही बताइए, क्योंकि जो ये अनुवाद है और इसके माध्यम से ही जो दूसरी भाषाओं के जो कवि हैं या जो दूसरी भाषाओं के साहित्यकार हैं, वो रचनाएं हिंदी के एक बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचती हैं अनुवाद के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, और ये जो आपने किया है इसके लिए फिर पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो लेखक हैं, जो मूल राइटर हैं, कुछ थोड़ा सा मैं तो जानती हूँ थोड़ा बहुत, और इस किताब में भी लिखा है, मैं पढ़ करके भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप बताएं, क्योंकि आपने उनके बहुत निकट आप रहे, उनके बारे में कुछ पहले बताएं। नमस्कार बहन, आपने जो अभी अभी मेरे बारे में जो वाक्य, जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसके लिए मैं हार्दिक आभार वैली ऑफ वर्ड्स के तमाम उसके पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम। महाकवि अक्कितम असल में ये एक ऋषि कवि है। इनका जन्म
एक दूर दराज के एक गांव में हुआ था। इनके पिताजी ने ये सोच लिया था कि एक वेद शिक्षक के रूप में इनको देखना उनकी कामना थी। 1926 में इनका जन्म हुआ था। परंपरा से जो संस्कृत शिक्षा देनी है वो शिक्षा उनको पिताजी ने दे दी थी। 10वीं कक्षा तक उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उनको कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से उसके संपादन में, सह संपादन में जुड़कर वे आगे बढ़ रहे थे। मलयालम के बहुत सारे कवियों के संपर्क में आए हुए थे। 2 गुरुओं को उन्होंने मान लिया है। एक साहित्य में फैले अनाचार या रूढ़ियों की रीढ़ को तोड़ने के लिए उसी परिवार के, वे नंबूदिरी परिवार के हैं। नंबूदिरी परिवार एक प्रकार से बहुत सारे अनाचारों का अड्डा बन गया था। तो उन्हीं के गांव के वीटी भट्टाद्रिपाद नामक एक इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने प्रगतिशील एक कवि थे, लेखक थे, नाटककार थे। उन्हीं से उनको प्रेरणा मिली और कवि के रूप में उन्हीं के इलाके के इडश्शेरी गोविंदन नायर, तो इनसे एक काव्य गुरु है और सामाजिक क्षेत्र में एक दूसरा गुरु है। इन दोनों के विचारों को, मार्गदर्शन को और उनसे मिले आदर्शों से वे बहुत ही प्रेरित और प्रभावित हो गए थे। हमारे राष्ट्र अस्वतंत्र था, गुलामी की जंजीरें थी। उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जब जो आंदोलन हुआ था उसमें सामाजिक परिवर्तन को भी उसमें जगह मिली थी। कविता को एक औजार, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक औजार बनाने का सपना भी उन्होंने देख लिया था। अपने यौवन में एक इस प्रकार के एक स्वयं सेवक के रूप में एक योगक्षेम सभा, ये नंबूदिरी परिवार में, ब्राह्मणों के परिवार में परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई एक संस्था, एक संगठन है। उसमें वे एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयं सेवक के रूप में उनकी भर्ती हुई थी। तो इस ढंग से वे एक और कविता की ओर उनका लगाव, दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तनों की ओर उनकी लगाव, ये दोनों एक साथ मिल गए। फिर संस्कृत शिक्षा मिलने के कारण उनको वेद, उपनिषद, इस प्रकार की एक आस्थावान वातावरण में, जागरण के वातावरण में वे आगे बढ़ रहे थे। तो उनकी जो कविताएं हैं इस ढंग से चर्चित है। इस ढंग से पाठकों में उन्होंने एक प्रसंग में ये बताया है कि मैं अश्वर कर्ण में सौरमंडल को देख रहा हूं, यानी परदुख का कादरदा उनकी कविता की आत्मा है। 94 वर्ष की आयु में उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके पहले साहित्य अकादमी का रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जो एक पुरस्कार है, कबीर सम्मान, केरल के बाहर से उनको मूर्ति देवी पुरस्कार, कबीर सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, ये इतने सारे पुरस्कार मिले थे जी। मेरे उनकी कविता। जी बोलिए। जी जी, तो डॉक्टर साहब आप उनके संपर्क में कैसे आए और उनसे कैसे मिलना हुआ आपका? असल में उनकी जो कविताएं हैं उसमें एक मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम चुंबकीय एक प्रभाव है। शुरू में मैं उनकी कविताओं का एक आस्वादक बन गया था। बाद में वे आकाशवाणी के एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में सेवारत जब हुए थे, कुछ कवि सम्मेलनों में उनको देखा था। पहली बार दूर से ही ये आराधना बनी रही, बाद में ही कवि के निकट संपर्क में आने का सौभाग्य मिला। कालिकट विश्वविद्यालय में जब हिंदी के आचार्य और अध्यक्ष बना था, तब 2-3 समारोह में हमने उनको इधर बुलाया था। कबीर सम्मान जब उनको मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था, उन्होंने ये कामना प्रकट की थी उधर जाकर कविता पढ़नी होगी। मैं हिंदी
मैं हिंदी में कैसे उनको अपने भाव और विचारों को कैसे उनको उसको अभिव्यक्त करूं, ये मेरे वश की बात जी। नहीं है। इसलिए आप मेरे साथ आइएगा। तो उनका परिवार था, अच्छा। मैं उस परिवार की उस बिरादरी का एक सदस्य बन गया। और भोपाल में उनकी जब काव्य प्रस्तुति हुई थी, फटाफट अनुवाद करना था, तो इस प्रकार का कुछ अनुवाद मैंने शुरू किया था। कवि का आशीर्वाद मिला, ये आशीर्वाद पाते ये बन गया था। ये मेरे लिए अनुवाद का रास्ता कवि स्वयं सुगम और सुचारू बना रहे थे। जी डॉक्टर साहब, तो जब आप उनकी कविताओं का अनुवाद उनके समय जब वो थे तब से कर रहे हैं, और ये जो संग्रह आया है ये उनकी मृत्यु के बाद आया है। जी 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 जी। तो बहुत ये अनुवाद आपने सारे ही इस संग्रह में जितने भी अनुवाद हैं, ये सारे ही अनुवाद उनके समय ही पूरे हो गए थे या कुछ आपने इसमें बाद में भी किए हैं? नहीं, मैं कर रहा था। बहुत सारे विभिन्न हिंदी प्रदेश की पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का जब कर रहा था, उसकी प्रतियां उनको मिलती रहती थी। कश्मीर से एक पत्रिका है शीराजा, वो पत्रिका मिलते समय कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने की क्षमता आपके अनुवाद में है। इस दिन से कवि ने एक बार मुझसे मिलने की कामना प्रकट की थी। मैं उधर आऊंगा, ये नहीं, मैं आपके घर आऊंगा, आपके परिवार के साथ एक दिन बिताऊंगा। इस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया था कि वे मेरे घर आए हुए थे। इस दिन से हमारा काव्यगत परिचय पहले ही हुआ था, लेकिन व्यक्तिगत परिचय भी उसके साथ साथ हुआ, वो गहन बन गया। जी जी जी। तो ये जो कविताएं आपने जो अनुदित की हैं उनकी, तो इसमें कभी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई या उनको समझने के लिए आपको, क्योंकि कविता में बहुत सारा जो शब्दों से परे भाव जो होता है वो बहुत कुछ अनकहा होता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो वो जो अपनी भाषा में जो कविता लिखते थे और वो जो भाषा और फिर जो हिंदी भाषा, तो इस तरह से दोनों भाषाओं में, और आप दोनों भाषाओं के ज्ञाता हैं, तो आपको किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत आई कि आपको उनके साथ बैठ करके कुछ विमर्श करना पड़ा इन कविताओं को अनुदित करते हुए, या कुछ उनसे पूछना पड़ा, कभी ऐसी कोई स्थिति आई? वो आपका प्रश्न इतना मार्मिक है, इतना बहुत ही प्रभावशाली है। असल में कवि अनुवादक को चाहिए कि वे कवि का अनुगामी न बनकर सहगामी बने। जब हम सहगामी बनेंगे, उनके विचारों और उनके आदर्शों और उनके काव्य जो भावनाएं हैं, उनको अनुवाद एक प्रकार की सौंदर्यात्मक तीर्थ यात्रा है। हम कवि के सहगामी बनते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे थे, बहुत सारे भाव ऐसे थे, वे अभिधा की कविताएं उन्होंने नहीं लिखी है। वो लक्षणा और व्यंजना के स्तर पर ही उनकी कविताएं टिकती है, चमकती है, और एक प्रकार से उसमें ज्यादा अर्थ निकुंभित हो जाता है। कई कविताएं ऐसी है जिनके उनके जीवन काल में ही मैंने ये काम पूरा कर लिया था। ज्ञानपीठ मिलना दूसरी बात है, ज्ञानपीठ मिलते समय उसके लिए एक मौका बन गया। गोरस भी बेचा, हरिदर्शन भी हुआ, इस ढंग की एक स्थिति आ गई थी। कविताएं बहुत पहले ही मैंने उनका अनुवाद पहले पूरा हो गया था, लेकिन हिंदी में प्रकाशित होने का जो रास्ता है, राजकमल प्रकाशन ने ये बताया कि उनकी कविताएं हमें ये भेज दीजिएगा। हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार मलयालम के एक कवि को मिला था, जी शंकर पुरस्कार। तो उनके भारतीय संदर्भ में वो कवि इतने चर्चित हुए थे। अकीतम ने ये बताया था कि इसके 11 लाख की जो राशि है उससे मेरा ज्यादा लगाव नहीं है। वे अनासक्त कवि, क्योंकि वेद और उपनिषद के की आत्मा को आत्मसात करने वाले कवि में बौद्धिक लाभ की कोई इच्छा नहीं होगी। उन्होंने बताया, आरसू मैं आपसे एक कामना प्रकट कर रहा हूँ, मेरी कविता के लिए दूसरी भाषाओं में भी पाठक मिले। आप हिंदी में उसका पहला अनुवाद करेंगे, हिंदी के जरिए अन्य भाषाओं में भी इस कविता की यातायात के लिए मार्ग इतना सुगम
सुचारू बन जाएगा, यही उनकी कामना थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्ति प्रकाशन के लिए एक रास्ता खोल रहा था। अनुवाद लगभग पूरा हो गया था, लेकिन मैंने उसमें चयन मेरा हुआ था, फिर उनसे सलाह मशविरा करके फाइनल कर दिया था। चयन में कुछ केरलीय परिवेश की कविताएं हैं, चयन में कुछ भारतीय परिवेश की कविताएं हैं, चयन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की कविताएं हैं। तो एक केरलीय परिवेश की कविताएं, जहां इधर के नदी, इधर के आदर्श पुरुष और उधर की जो लोक कला वगैरह वगैरह है, उसी प्रकार भारतीय संदर्भ में, तो केरलीय संदर्भ, भारतीय संदर्भ और वैश्विक संदर्भ, ये इन तीनों प्रसंगों को जोड़कर मैंने इस कविता चयनिका मैंने तैयार करने की सोच ली थी। मापदंड मेरा था, कवि ने उसको आशीर्वाद दिया था, अनुमति दी थी। बहुत सारे संस्कृत शब्द, कवि संस्कृत के इतने बड़े उद्भट विद्वान और उसी के साथ लोक भाषा को भी वे पसंद करने वाले, आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है, संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसलिए बहुत सारे जो दुविधाएं हैं उनको सुविधा के रूप में बदलने के लिए कवि का मार्गदर्शन मिला। कवि के परिवार में एक बेटा है, वो उनकी तमाम कविताएं कंठस्थ, अर्थ भी सही सही समझने वाला एक बेटा है। उनके संपर्क में रहकर, उनके घर में 2-3 दिन रहकर मैंने उपनिषद संस्कृति के अनुसार ही अनुवाद हुआ जी, उसी ढंग से मैं आगे बढ़ सका जी। तो बहुत सारी बातें आपने बताई, कि बहुत सारे संदर्भ बताए कि किस किस तरह से आपने इस संग्रह की कविताओं का आपने चयन किया है, और बहुत सारे जो विषय हैं वो भी बताया आपने कि अलग अलग विषयों को लेकर के किताबें, ये जो कविताएं हैं वो इस संग्रह में संकलित हैं। तो हिंदी पाठकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इस किताब को क्यों पढ़ें, और कुछ इस संदर्भ में यदि आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो वो बताएं। आज हिंदी साहित्य का संवर्धन होना है तो अन्य भारतीय भाषाओं की जो रचनाएं हैं उसका अनुवाद हिंदी में आ जाना चाहिए। हिंदी हमारे राष्ट्र की एक भाषा है, उसी के साथ साथ हमारे अन्य बहुत सारी सहोदर भाषाएं, उन सहोदर भाषाओं में क्या चलता है, उसके प्रणेता किस प्रकार के हैं, उसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, इस प्रकार के बातों की जानकारी हिंदी पाठकों को, हिंदी प्रकाशकों को जब ये मिलती हैं, तभी जाकर भारतीय साहित्य का इंद्रधनुष बहुत ही आकर्षक बन जाएगा। हमें जिस प्रकार नदियां बह बह कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार इन तमाम भारतीय की छोटी बड़ी बहुत सारी भाषाएं हैं, ये सारी की सारी भाषाएं बह बह कर हिंदी रूपी महासागर में जब विलयित हो जाएगी, तभी भारतीय साहित्य की गहराई, उसका विस्तार हिंदी पाठकों को समझने के लिए मौका मिल जाएगा। इसमें प्रकाशकों की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है, करने वाले हैं, लेकिन अगर प्रकाशक की उदारता, प्रकाशक का प्रोत्साहन मिल जाए तो ये केवल मलयालम की बात नहीं, इधर बहुत सारी छोटी छोटी भाषाएं हैं, गौण भाषाएं हम जिनको बात हैं, भाषाएं गौण होंगी लेकिन उसमें सारवान संपत्ति हो, उसको हम निजी एक भाषा की जो अपनी संपत्ति है उसको पराई संपत्ति के रूप में बदलने की प्रक्रिया, आम संपत्ति के रूप में बदलने की प्रक्रिया को अनुवादक के रूप में मेरा आत्मानुशासन। मलयालम मेरी मातृभाषा है, मैं अपना कर्तव्य ये समझ लेता हूँ कि मेरी भाषा की बहुत सारी रचनाएं केवल मेरी ओर से नहीं, दूसरे अनुवादकों के जरिए भी हिंदी में आ जावे, इसी प्रकार अन्य भाषाओं की रचनाएं भी आ जावे, यही मेरी हार्दिक कामना है। जी जी। तो जैसा कि ये भी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो समारोह हुआ था वो उनके घर पर ही हुआ था,
और जी। बाहर उस समय कोरोना के कारण संभव नहीं था और उनके घर में ही उन्हें, और उसके 20 दिन ये पुरस्कार दिया गया और उसके 20 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था। और तभी उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि ये जो उनकी कविताएं हैं वो हिंदी में एक बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचे। तो आपने इसकी जो जिम्मेदारी ली और बहुत आपने मेहनत करके इस संग्रह को तैयार किया। और अब जब ये संग्रह आ गया है तो अब आपको ये कैसा महसूस हो रहा है? और उनके परिवार में जो उनका बेटा है, क्योंकि वो हमारे जो कवि हैं, महाकवि, वो ये पल नहीं देख पाए कि उनके सामने ये संग्रह होता। असल में रामायण के एक प्रसंग में, एक प्रकरण में एक गिलहरी वाली बात आ जाती है। सेतु बंधन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें एक गिलहरी भी आकर अपने ढंग से ये बालू वगैरह लेकर अपने ढंग से पुल बनाने के लिए जो प्रयास कर रहा था, उसको उस प्रसंग को देखकर श्री रामचंद्र इतने आश्चर्यचकित हो गए। तो हिंदी साहित्य में मलयालम साहित्य की कुछ रचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते समय हम उस गिलहरी की सेवा निभाते हैं। असल में ये मेहनत तो इसमें है, लेकिन मनोविकास उससे ज्यादा होता है। हमें मनोविकास मिल जाता है, हमें हमारी संस्कृति के उदात्त पहलुओं को समझने, समझाने, पहचानने का मौका मिल जाता है। ये तकलीफ से भी ज्यादा जड़कर एक आनंद की प्रक्रिया है। यही मानसिक परितोष जिसको तुलसीदास वगैरह कहते हैं ना, स्वांत सुगा है, लेकिन परहित भी उसके पीछे। जी, तो डॉक्टर साहब आपसे भी इसकी जो एक दो कविताएं सुनेंगे, लेकिन इसको संग्रह को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये एक कविता इसकी बहुत अच्छी लगी और बहुत ही मर्मस्पर्शी और बहुत ही संवेदनशील कविता। और डॉक्टर साहब तो मैं पहले इस कविता को मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद एक दो कविताएं आपसे सुनूंगी। और ये इसका शीर्षक है आभार एक पिता का। पहली बेटी की मृत्यु की याद में ये कविता है और जो भी सुनेगा वो निश्चित रूप से उसकी आंखें नम होंगी। तो मैं इसका पाठ करती हूँ ताकि इसका उद्देश्य ये भी है कि लोगों को पता चल सके, पाठकों को पता चल सके कि आखिर इस संग्रह में है क्या। कि बीत गया 1 साल लेकिन आज भी पिघल उठता है मेरा हृदय। दुखद स्मृति में मैं जाता हूँ उधर शमशान में। ढलक ढलक आते हैं आंसू, गीला हो जाता है कपोल। कर्कटक महीने की वह संध्या याद आती है सदा। पिछले साल इसी समय तू झड़ गई एक कली सी। मेरे कर्म की पहली नन्ही मुन्नी एक डग मिट्टी के साथ। हवा बर्फ बारिश ने मिटा दिया तेरे दाह के भस्म को भी। लेकिन आज उगाई है वहां एक ओणम लता, नित्य निर्वाच्य स्वर्ग सौभाग्य सी। देखता हूं मैं उसमें तेरा कोमल आकार, सुनता हूं मैं उससे निकलती बच्ची की तुतली आवाज। लड़खड़ाते पैरों कांपती उंगलियों से पहुंचता हूं मैं उस चिता भूमि में, जंगल के सूखे पत्तों की तरह ओणम लता के धीमे धीमे समीर हिलन में। मुन्नी तुझसे सामीप्य का सुख महसूस होता है मुझे। स्पष्ट लिखा देखता हूँ वह घटना तभी, समुद्र सी आंखों में उमड़ रहे आंसुओं के मध्य। संस्कार के लिए तुझे उठा लिया था, तन थक गया था तेरे पिता का खुशी में। इस बेटी के सहारे कायम रहेगा मेरा वंश धरती पर। तब गिरे मेरे अश्रुकर्ण तेरे अधरों पर टिके होंगे ना। एक बार चुंबन दूं तुम्हारे कोमल कपोल पर। अंधे वात्सल्य के वशीभूत हो सोचा था मैंने, पर तभी सोचा कहीं मुन्नी को दर्द ना हो जाए, और खुद को रोक लिया था मैंने। आखिर बर्फ सी ठंडी हो चुकी देह को लेकर मैं इस जगह आया। कोई बोल उठा ऊंचे स्वर में, पल भर में राख बन गई तेरी यह मासूम लड़की। आधर कांप उठे, झुक गया मुख। अनगिनत आकांक्षाओं की आंधी मचल उठी हृदय संसार में। चुंबन नहीं दिया मुन्नी को मैंने, तब भी सिर्फ खड़ा रहा असमंजस में। 1 साल बीत गया आज मैं इस चिता भूमि में, बीती बातें याद करता खड़ा हूँ। जब ओणम पुष्प की सुगंध आती है तब हिलोरे लेने लगती है मेरी इच्छा। फिर एक बार तेजी से धीरे धीरे रख देता हूँ अधर
इस पुष्प की रेशमी पंखुड़ियों पर भूल जाता हूं मैं शेष सारी बातें, मृत्यु है मिथ्या भ्रम, मेरी आंखें खोल दी तूने मुन्नी, मैं पिता आभार प्रकट करता हूं आंसू भरी आंखों से, आंसू भरी आंखों से। ये बहुत ही मार्मिक कविता है। और तो ये कविता मैंने पढ़ी और डॉक्टर साहब आपसे भी मैं इसकी एक दो कविताएं सुनना चाहती हूँ। इसमें कुछ कविताएं लंबी है और कुछ बहुत छोटी है और बहुत ही सरल और सहज है और बहुत ही कहीं न कहीं धीमे से एक बोलचाल की भाषा है इसमें। और कहीं न कहीं वो एक जो हम एहसास दिन भर में जो महसूस करते हैं, कई बार ऐसी बातें होती हैं जिसे हम क्षणिक महसूस करते हैं और बस वो छूट जाता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने उसी भाव को, उसी एहसास को कविता के रूप में ढाल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कविताएं स्पर्श कर जाती हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपके तो सारी ही कविताएं इसके निकट होंगी, लेकिन फिर भी आपके बिल्कुल जो बहुत ही मन के करीब कविताएं हैं होंगी इसमें से, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक दो कविता का पाठ करें। मुझे कैलकाटा विश्वविद्यालय में नैक टीम आया हुआ है, वे लोग अभी मुझसे मिलना चाहते हैं। आपने अभी जिस कविता का प्रसंग छेड़ दिया वो निराला की वो सरोज स्मृति नामक कविता के टक्कर की कविता है, इसलिए आत्म संस्पर्श जिस कविता में है वो कविता ज्यादा टिकाऊ बन जाएगी। कविता मनोरंजन की नहीं है, कविता मनोविकास की है। तो एक युद्ध नदी नामक एक छोटी सी कविता, युद्ध से क्या क्या होता है ये प्यार कर पाए कैसे पांडव, युद्ध नदी ये भीषण, चकित होकर सोचते रहे वेदव्यास घंटों तक, दो चोर इसके हैं भीष्म और द्रोण, जयद्रथ है इसका ज्योति जल, काला पत्थर होगा कौन, निसंदेह ये शकुनी कौन हो सकता है, बड़ा मगरमच्छ निसंदेह ये शल्य, प्रवाह इस जल का होके आचार्य कृप, ज्वार बाटा वास्तव में कर्ण, मगर मत्स्य के रूप में बसते हैं विकर्ण और अश्वत्थामा, भीषण बंवर है दुर्योधन, पांडव कैसे पार कर पाए, नदी ये बहुत खतरनाक, हेतु के मात्र एक केवट वो साक्षात केशव। ये उनकी महाभारत के वेद हमारे मितकों की जो मजबूती है, मितकों की जो ताकत है, उसको कविता में लाना आधुनिक कविता है। इधर उधर की ऊल जलूल बातों के बारे में कविता लिखने वाले कवि हैं, लेकिन इधर ये सोचते हैं कि भारतीय मितक, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, ये सब आलोक की ओर हमें जाना है, अंधेरे की ओर। कवि असल में आशा के कवि है, आस्था के कवि है, संस्कृति के संदेशवाहक है, उसी के संदेही। ठीक है, मैं अभी वैसा इधर नैक का टीम आया हुआ है, मैं गांधी अभियान के ठीक है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ वैली ऑफ वर्ड्स के हिंदी साहित्य सम्मेलन में आए, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।